क्या आप ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा सोचने से परेशान रहते हैं? तो आइए इस समस्या का हल खोजते हैं। सबसे पहले सोचना किसे कहते हैं? ज़रा विचार कीजिए कि जो हमारे दैनिक काम हैं, जैसे खाना खाना या पानी पीना, जो शरीर की ज़रूरत है, क्या वो करने के पहले हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं? वो काम तो स्वयं हो जाता है। तो हर काम के पीछे सोच इन्वॉल्व नहीं होती। सोच कब प्रकट होती है? सोच तब प्रकट होती है जब जो भी मेरा कार्य है, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, उसके पीछे मेरी कोई इच्छा हो। जब तक इच्छा नहीं, तब तक कोई सोच नहीं। जैसे अगर मुझे प्यास लगा है और पानी मेरे सामने उपलब्ध है, तो बिना सोचे मैं उसे पी लेता हूँ। ना पानी पीने के पहले कोई बहुत विचारों की आंधी आती है, ना पानी पीने के बाद। हाँ, अगर मैं पानी के लिए तरस रहा हूँ, पानी नहीं है, तब शायद कई तरह की भयावह भावनाओं से मैं घिर जाता हूँ। ये सच है किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, किसी भी प्रकार के काम के लिए। जहाँ भी मेरी इच्छा प्रबल है, और वो इच्छा किसी भी वजह से हो सकती है, मजबूरी से हो सकती है। जैसे अगर मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा, तो उसके चलते जो सोचों की आंधी से मैं परेशान हो रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी है। या तो मेरी मजबूरी नहीं भी हो सकती, मेरा लालच हो सकता है। मुझे कोई अवार्ड चाहिए, मुझे कोई रिकग्निशन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि लोग मेरी तारीफ़ करें। तो मैं उसके लिए कुछ काम करता हूँ। मैं शायद खुद को ज्ञानी दिखाऊं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, और उसके बाद उस हिसाब से अगर प्रशंसा ना मिले तो मैं उदास हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि जहाँ भी, जिस भी कार्य के पीछे इच्छा है, वो कार्य में सोच इन्वॉल्व है, वो कार्य में विचारों की आंधी इन्वॉल्व है, वो कार्य के पहले भी और वो कार्य के बाद भी। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि जिस कार्य के पीछे इच्छा है, वही कार्य सोचों की आंधी पैदा करता है। सामान्य सा काम जहाँ कोई इच्छा इन्वॉल्व नहीं, उसमें सोच भी कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं। फिर प्रश्न आता है कि ये सोच है क्या? क्या ये सोच ईश्वर दे रहा है? क्या ये सोच स्वयंभू है, स्वयं से आ जा रहा है? तो आइए इसे भी ज़रा विश्लेषित करें। हमारा जो सोच है, हम जिस प्रकार सोचते हैं, वो कैसे निर्धारित होता है? वो निर्धारित होता है हमारे पर्यावरण से, हमारे समाज से। जिस तरह के समाज में हूँ, उस तरह का सोच मेरा होगा। मैं अगर हिंदू परिवार से हूँ, तो एक आम हिंदू जैसा सोचता है, मैं वैसा सोचूंगा। या अगर मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, तो जैसा एक आम सामान्य मुस्लिम का जीवन को नज़रिया होता है, वैसा मेरा नज़रिया होगा। और ये बात सिर्फ धर्म की नहीं, ये बात सामाजिक परिप्रेक्ष्य की, आर्थिक स्थिति की भी है। जिस तरह की स्थिति में मैं हूँ, उस तरह की सोच से मैं बड़ा होता हूँ। और जब कोई परिस्थिति सामने आती है, तो उसी बैगेज के साथ मैं सोचता हूँ। मेरी जो कंडीशनिंग है या मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, वही मेरा सोच बना रहा है। जैसे कि अगर कोई पेड़ उगता है या कोई फसल उगती है, तो जैसी मिट्टी उसे मिलेगी वैसा ही फसल निकलेगा। अगर मिट्टी अच्छी नहीं तो फसल नहीं उगेगा। और अगर मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो बहुत सारे फल निकलेंगे। तो कहने का मतलब, जिस तरह से जो ग्राउंड किसी और किसी पेड़ पौधे को मिलता है, और वैसा वो पेड़ पौधा या वैसा वो फसल निकलता है, उसी प्रकार जिस तरह का ग्राउंड या जिस तरह का सामाजिक परिप्रेक्ष्य एक आम मानव को मिलता है, वैसा ही सोच विकसित होता है उसका। तो सोच कहाँ से आ रहा है? सोच आ रहा है सामाजिक कंडीशनिंग से। तो हम देखें कि सोच भी हमारा नहीं, और ये सोच के पीछे जो इच्छा है, वो क्या है? क्या इच्छा भी एक तरह की सोच नहीं? इच्छा भी तो यही है ना, एक लालसा उत्पन्न होती है कि मुझे ये चाहिए। और फिर जो चाहिए उसके लिए मुझे चार तरह के काम करने हैं, तो मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अगर मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो मुझे बिजनेस करना होगा। बिजनेस में मुझे बहुत सारे बहुत सारे लोगों को नौकरी देनी होगी, या मुझे हो सकता है पर्यावरण का भी नुकसान करना पड़े, तो उसमें मुझे अच्छे काम, बुरे काम सब करने पड़ेंगे। लेकिन
जो मैं करूँगा वो मेरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य के ही अधीन होंगी। अगर अगर मैं किसी बहुत ही धार्मिक माहौल में बड़ा हुआ हूँ, तो शायद मैं कोई भी वैसा उद्योग नहीं करूँगा जिसमें बहुत ज़्यादा पर्यावरण को हानि हो, जीवों को हानि हो। लेकिन अगर मेरा कोई धार्मिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, मैं एक कैपिटलिस्ट तरह के, एक पूंजीवादी तरह के समाज में बड़ा हुआ हूँ, तो शायद कुछ मॉरल टीचिंग्स मुझे मिल जाएँ कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी होगा जो प्रॉफ़िट है, जो फ़ायदा है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रधान होगा। तो हमारा कार्य भी जो हम कर रहे हैं, वो भी निर्भर कर रहा है कि हम किस तरह के परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं, और जिस तरह के परिप्रेक्ष्य से हम आ रहे हैं, वो हमारा सोच निर्धारित कर रहा है। तो ना सोच हमारा, ना सोच के पीछे की इच्छा हमारी, तो फिर कर्म हमारा कैसे हो गया, काम हमारा कैसे हो गया? जब हम इस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि जो सोच है, जो सोच विचार हैं, वाकई में वही मुझे परिभाषित करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ या मैं करता हूँ, तो वास्तविकता में मैं क्या है? मैं एक सोच विचारों का या एक कंडीशनिंग का पुलिंदा मात्र है। कंडीशनिंग बदल दीजिए, परिस्थितियाँ बदल दीजिए, मैं बदल जाऊँगा। और कंडीशन क्या है? कंडीशन प्रकृति के नियम हैं। जैसे कि जिस तरह का मिट्टी मिले पौधे को, वैसा पौधा जन्म लेगा। उसी तरह जिस तरह का समाज मिले इंसान को, जिस तरह की सोच वाला समाज मिले इंसान को, उस तरह का इंसान पैदा होगा। तो जो सोच भी है वो भी क्या हुई? वो भी एक प्रकृति हुई। वो भी प्रकृति के नियम के हिसाब से ही विकसित होगी। तो सोच जिसे हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, वास्तविकता में वो सिर्फ प्रकृति का खेल है, प्रकृति के नियम है। जैसा मेरा समाज वैसा मेरा सोच, जैसा मेरा सोच वैसे मेरे कर्म, और जैसे मेरे कर्म उस हिसाब के फल मैं भोगूंगा, और फल भोगने के बाद उसी तरह की सोच और विकसित होगी। तो मेरे जो सोच है वो और पुख्ता होते जाएंगे, और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो कहने का आशय ये है कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जिसे मैं मेरा कह सकता हूँ, क्योंकि ये सब तो प्रकृति से ली हुई चीज़ें हैं। प्रकृति ने मुझे एक परिवार दिया जहाँ मेरा जन्म हुआ, और वहीं से वो सोच मैं अपने जीवन में गैदर करता हूँ, एक्यूमुलेट करता हूँ। फिर वो मेरा कैसे हो गया? जब सोच मेरा नहीं तो कर्म मेरा कैसे? जब कर्म मेरा नहीं तो कर्म फल मेरा कैसे? मिला जुलाकर क्या मैं हूँ? ये मैं जो चीज़ है, क्या ये वास्तविकता में है? ये तो बस सोच विचारों का पुलिंदा मात्र है, और सोच विचार जो प्रकृति के नियम के हिसाब से विकसित हो रहे हैं। तो इन सब में मैं कहाँ? अगर मैं नहीं तो फिर करता कहाँ? और फिर करता नहीं तो फिर इच्छा नहीं। तो जब हम एक ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक विश्लेषण के जरिए अपने हर दैनिक कार्य में इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए और इसे साफ साफ देख पाए, बिना किसी बायस, बिना किसी प्रेजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो हम ये पाएंगे कि जिसे भी हम कर्ता कह रहे हैं या करने वाला है, वो वाकई में प्रकृति का खेल मात्र है, प्रकृति का नियम मात्र है। तो जिस प्रकार हम एक आम का पेड़ लगाएं तो आम का फल ही मिलेगा, कांटे का पेड़ लगाएं तो कांटा ही मिलेगा। उसी प्रकार हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति ने जो स्थान मुझे दिया, वैसा ही मेरा शरीर विकसित होगा, वैसा ही मेरी मेरी सोच विकसित होगी। इसमें से मेरा कुछ भी नहीं। तो जो भी मैं करूं, मैं हमेशा ये समझूं, ये प्रकृति का नियम है, ये मैं नहीं हूं। और जब हम इस परिभाषा तक पहुंचे कि करता नहीं है, तभी ये सवाल झकझोरेगा खुद को कि जब ये सब प्रकृति है और मैं कुछ है ही नहीं, तो फिर ये हो क्या रहा है? फिर ये चॉइस जो मैं ले रहा हूँ, क्या वो वाकई में मेरी चॉइस है? कोई भी काम जो मैं करता हूँ, वो उसमें चॉइस इन्वॉल्व होती है। मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। और वो चॉइस भी कैसे निर्धारित होती है? मेरी सोच से निर्धारित होती है। और जैसा कि हम देख चुके कि मेरी सोच तो मेरी नहीं,
जब कुछ भी मेरा नहीं तो फिर मैं कौन? और जब ये सवाल घर कर जाए कि फिर मैं कौन, मैं क्या, तो जीवन को देखने का या जीवन जो है उसको अनुभव करने का या जीवन के इस सागर रूपी इस जीवन में तैरने का एक अलग ही नज़रिया सामने आता है, जो कि किसी कंडीशनिंग में नहीं आता। वो किसी पूर्वाग्रह से किया हुआ कर्म नहीं होगा। जब इस सच्चाई को देखकर मैं जो भी कर्म करूँगा, जब इस सच्चाई को देखकर कोई कर्म किया जाए, तो वास्तविकता में वही फ्रीडम है, वही आज़ादी है। वास्तविकता में जब हम प्रकृति के इस खेल को, प्रकृति के इस नियम को, प्रकृति के इस डांस को वैसा ही देख पाएँ अपने जीवन में भी, जैसा कि हम बाहर के मटेरियल जगत में देखते हैं, तभी जो जीवन का आधार है उसकी हम बात कर सकते हैं। और तभी हम जो फाउंडेशन में है, जो जिस सत्ता के ऊपर ये प्रकृति टिकी है, उसके बारे में सोचा तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद जो सत्ता जिसके ऊपर प्रकृति टिकी है वो खुद को प्रकट तभी करेगी जब एक सामान्य व्यक्ति इस स्तर तक पहुँचे जहाँ पे वो क्या प्रकृति है उसे समझे, और प्रकृति को अनुभव करने वाला जो मैं है वो मैं वाकई में प्रकृति ही है और प्रकृति का ही अलग रूप है, इसे समझे। और जब जीवन का ये सत्य साफ हो, क्लियर हो, और जब ये समझ आए कि ये मेरा या आपका ओपिनियन नहीं, ये वाकई में जीवन है, यही जीवन है, तभी जो जीवन का आधार है वो शायद प्रकट हो। तो इस सच्चाई को देखने के बाद क्या सोच टिकी रह सकती है? जब सोचने वाला ही नहीं तो सोच कैसा? और जब सोच ही नहीं तो ओवर थिंकिंग कैसा? तो ओवर थिंकिंग को हैंडल करने के लिए कोई बड़ी फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल सी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि सोचने वाला और सोच दोनों में कोई फ़र्क नहीं। सोच खुद को कंटिन्यू रखने के लिए सोचने वाला बना रही है। एक ही चीज़ है जो हमें अलग प्रतीत हो रही है, हमें सोचने वाला और जो सोच है, जो थिंकर और जो थॉट है, अलग प्रतीत हो रहा है, जबकि वाकई में थिंकर इज़ द थॉट। सोचने वाला ही सोच है, सोचने वाला भी खुद एक सोच ही है। और जब ये क्लियर हो जाए तो सोचने वाला रहा ही नहीं। जब सोचने वाला नहीं रहा तो सोच क्यों रहे? फिर सोच भी नहीं रही, सोच नहीं रहा तो ओवर थिंकिंग नहीं रही। फिर जो थिंकिंग होगी वो सिर्फ प्रैक्टिकल थिंकिंग होगी, जो मेरे कार्य को करने में ज़रूरी है। अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए जो मुझे लॉजिकल थिंकिंग चाहिए वो तो रहेगी, लेकिन वो थिंकिंग जो किसी फल के पीछे, जो किसी कामना के पीछे भागती है, वो थिंकिंग नहीं रहेगी, क्योंकि वो थिंकर नहीं रहा। और वो थिंकर नहीं रहा क्योंकि इस सत्य को मैंने साफ साफ देख लिया कि थिंकर और थॉट एक ही चीज़ है। और जब थिंकर और थॉट एक ही हो गए तो न थिंकर रहा न थॉट रहा। धन्यवाद दोस्तों।